हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग अवेयरनेस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेशनल सेविंग प्रोडक्ट्स की 3 ऐसी स्कीम जो कि भारत सरकार की स्कीम है, जो कि बिल्कुल आम आदमी से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स कहीं ना कहीं सभी ने यूज़ की हैं, या इन छोटी छोटी स्कीम्स में पैसा इकट्ठा करके अपने छोटे छोटे गोल्स को या फिर आने वाले टाइम के बड़े गोल्स को आम आदमी अचीव कर सकता है। जैसे कि ये 3 स्कीम्स हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। प्रोविडेंट फंड में आप पैसा जमा करके किस तरीके से एक बड़ी अमाउंट अचीव कर सकते हैं। दूसरी है हमारी किसान विकास पत्र स्कीम, जिसमें कि पैसा जमा करके आप कुछ टाइम बाद इस पैसे को डबल कर सकते हैं। तीसरी हमारी स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, जिसमें कि कन्याओं की समृद्धि के लिए ये सरकार ने एक स्कीम बनाई है, जिसमें कि कन्याओं की एजुकेशन, शादी से रिलेटेड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस स्कीम का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों ही स्कीम जो है बहुत ही अच्छी स्कीम है, और इन तीनों स्कीम्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही इनको कंपेयर भी करेंगे कि किस सिचुएशन में आपको कौन सी स्कीम लेनी चाहिए। ये जो तीनों स्कीम्स हैं, ये तीनों ही भारत सरकार की स्कीम्स हैं, जो कि 1873 प्रमोशन एक्ट के तहत रेगुलेट होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये रेगुलेट की जाती है। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और ये तीनों ही स्कीम आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथराइज्ड बैंक से ले सकते हैं। तीनों ही स्कीम बहुत अच्छी हैं। और अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, इसके बारे तीनों के बारे में, क्या क्या हमें किस तरीके से ले सकते हैं इसमें, और किस तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इसके थ्रू अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं तीनों स्कीम्स में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये अकाउंट ओपन कौन कर सकता है, कौन ले सकता है इन स्कीम्स को। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, इसको कौन ले सकता है? किसान विकास पत्र कौन ले सकता है? और साथ ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसके लिए है? तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इंडिविजुअल से हमारा मतलब है कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, वो इस स्कीम को ले सकता है। साथ ही साथ कोई भी वयस्क व्यक्ति किसी माइनर के बिहाफ पे भी इस स्कीम को ले सकता है। माइनर का भी हो सकता है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो तो उसका गार्जियन भी इस स्कीम को ले सकता है। किसान विकास पत्र कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी वयस्क व्यक्ति ले सकता है, या फिर किसी माइनर के बिहाफ पे भी ले सकता है। तो दोनों ही ऑलमोस्ट स्कीम जो हम थी हमारे पब्लिक प्रोविडेंट फंड और किसान विकास पत्र ऑलमोस्ट सेम ही है, कि कोई भी इसको ले सकता है। थर्ड है हमारी सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसमें डिफरेंस क्या है, ये इन दोनों से क्यों अलग है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है गर्ल्स चाइल्ड के पेरेंट्स, यानी कि लड़कियों के पेरेंट्स, उनके लिए ले सकते हैं। 10 साल की एज होने के बाद लड़कियां इसको खुद से भी ऑपरेट कर सकती हैं। तीनों ही हमारी स्कीम किसी भी पब्लिक सेक्टर के ऑथराइज्ड बैंक से ले सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से ली जा सकती है। तीनों ही हमारी जो स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम है, जिसको कि आप लेके अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या डिफरेंस हैं। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट यानी कि कितनी अमाउंट हम किसी स्कीम में जमा कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो हमारा है, उसमें मिनिमम जो है हम 500 रुपीज़ जमा कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम है वो 1.5 लाख रुपए तक हम इसमें जमा कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे किसान विकास पत्र है, उसमें मिनिमम 1000 रुपीज़ हम जमा कर सकते हैं, और उसके बाद 1000 के मल्टीपल में हम इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि हमारी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, उसमें जो मैक्सिमम हमारा 1,50,000 तक हम जमा कर सकते हैं, बट किसान विकास पत्र स्कीम में हमारा ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम कितना भी जमा कर सकते हैं। सिर्फ उसमें जो मिनिमम की कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन है कि 1000 रुपीज़ हमें जमा करना है। जो हमारी सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इसमें मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम इसमें 2.5 लाख रुपए है, जो कि 1 साल में हम जमा कर सकते हैं। तो तीनों अमाउंट में, तीनों की तीनों स्कीम में हमारा डिफरेंस है कि आप पैसे को जमा करने को लेके। पहली 2 स्कीम में हम 500 और 1000 कर सकते हैं, और जो हमारी सुकन्या समृद्धि है वो 250 से हम शुरू कर सकते हैं। तब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स की, क्योंकि अब हम इसमें जो पैसा जमा कर रहे हैं उसमें टैक्स बेनिफिट्स हमें क्या मिलने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि टैक्स बेनिफिट हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसमें 80C के तहत इनकम टैक्स ऐड के हमें जो भी हम इसमें पैसा जमा कर सकते हैं उसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। वो जो टैक्स बेनिफिट है वो हमारा 1,50,000 तक का ही, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। वही इस अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट थी, उतना हम इसमें जमा कर सकते हैं। तो यानी कि हम इसमें जो भी पैसा जमा कर सकते हैं उसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है।
इंटरेस्ट हम इस पे जो भी अर्न करते हैं और जब हम इसकी मैच्योरिटी होगी वो पैसा हम लेंगे तो वो जो पैसा होगा वो उस पर भी हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वो जो हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो सेक्शन 10 ऑफ IT एक्ट, उसके तहत हमें इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जो हमारा किसान विकास पत्र है इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसमें कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं है। आप इसमें कितना भी पैसा जमा कीजिए आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। साथ ही हम देख लेते हैं सुकन्या जमा, जो सुकन्या समृद्धि हमारा अकाउंट है, इसमें हम जो भी पैसा जमा करेंगे उस पर हमें 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और जो भी पैसा इससे विड्रॉल होगा उस पर IT एक्ट 10 सेक्शन 10 के तहत वो भी सारा टैक्स फ्री रहेगा। ऐसा हम ये भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि किसी में टैक्स बेनिफिट हमें मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है। तो जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें कि 1,50,000 तक जमा हो रहा है तो उसमें हम टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, और जो अनलिमिटेड है हम किसमें जितना भी जमा कर सकते हैं तो उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा इसलिए भी है ताकि एक लिमिटेड पैसा है ताकि गवर्नमेंट पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, वो उसमें लिमिटेड पैसे तक आपको टैक्स बेनिफिट दे सके ताकि स्कीम को कंटिन्यू गवर्नमेंट भी चला सके। हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की, और इसमें क्या क्या है। जैसे कि अब हम इसका देख लेते हैं विड्रॉल हम तीनों में से किस तरीके से कर सकते हैं और क्या डिफरेंस है। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें अकाउंट के मैच्योर जो होता है हमारा 15 ईयर कंप्लीट करने पे मैच्योर हो जाता है, उसके बाद हम इससे विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें 7 साल के बाद हम हर साल इससे पैसा निकाल सकते हैं, और इसकी मैच्योरिटी के बाद हम इसको 5 साल के लिए आगे भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 लाख से फॉर्म देना पड़ता है, उसके बाद हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को 15 ईयर का इसका टाइम है जिसमें कि हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। 7 साल के बाद भी हम निकाल सकते हैं, ईयरली मोड पे हम जितना पैसा चाहें उतना इससे निकाल सकते हैं। और मैच्योरिटी के बाद अगर पैसा नहीं निकालना चाहते हैं तो 5 साल के लिए हम उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। जो हमारा किसान विकास पत्र है इसकी मैच्योरिटी जो है वो मैच्योरिटी पैसा डबल हो जाता है, और तो जैसे ही पैसा हमारा डबल हुआ तो इसकी मैच्योरिटी हो गई और हम इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। KVP का जो पैसा है कुछ पेनल्टी के साथ हम 2.5 साल के बाद भी निकाल सकते हैं, बट 2.5 साल में डबल तो नहीं होगा, तो उसकी मैच्योरिटी नहीं होगी। जो इसकी मैच्योरिटी है वो एक्चुअली जो पैसा डबल होगा वो लगभग गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टाइम टू टाइम कि कब इसका पैसा डबल हो रहा है और कितने टाइम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। उसका पूरा एक चार्ट है, वो चार्ट वीडियो के एंड में मैं आपको शो करूँगा कि किस तरीके से हमारा पैसा डबल हो रहा है और ईयर वाइज कैसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। अलग अलग साल में अगर हम पैसा निकालते हैं, 2.5 साल के बाद निकाल रहे हैं, 3, 4, 5, तो हमें कितना कितना पैसा उसमें मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है हमारा, इसमें जो इसकी जो मैच्योरिटी है वो 21 साल की है, यानी कि 21 साल तक इस अकाउंट को आप चला सकते हैं और जो भी हमारा पैसा होगा वो हमें उसके बाद मिल जाएगा। विड्रॉल के टाइम पे हम कब कर सकते हैं, या अगर 21 साल का टाइम पूरा नहीं हो रहा उससे पहले हमें जो भी कन्या है उसकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो हम उसके लिए भी इस पैसे को निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ अगर मैरिज लड़की की पहले हो रही है तो तब भी हम इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि जो इसमें पैसा का हमारा यूज़ है वो अलग अलग तरीके से, प्रोविडेंट फंड में आप 7वें साल के बाद कभी पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी आपको लगता है आपके गोल पहले से डिसाइड है कि आपको कितने साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। पता है कि अगर पैसे की जरूरत हो सकता है कि नहीं भी पड़े तो आप फर्दर एक्सीड कर सकते हैं अपने टाइम को, कि मान लीजिए आपको 15 साल के बाद पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है और 2-4 साल के बाद पड़ेगी और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा चाहिए तो आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के लिए। तो यानी कि अगर कुछ फिक्स नहीं है तो उसके लिए वो प्रोविडेंट फंड आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किसान विकास पत्र 10 साल का आपका पैसा डबल करके दे रहा है, 10 या 11 जो भी इसका टाइम गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा डबल हो रहा है। और अगर डबल होने से पहले आपको ब्रेक करना है तो 2.5 साल के बाद इसमें से भी आप पैसा निकाल सकते हैं, बट इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो एक दूसरे तरीके से आप कुछ गोल बना सकते हो अपने फाइनेंशियल गोल की, मुझे कब पैसे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जमा कर सकते हैं। तीसरा हमारा सुकन्या समृद्धि स्कीम है जो कि गर्ल्स के लिए ये स्पेशली एक स्कीम है जो भारत सरकार की, जो उसी तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि उनकी एजुकेशन के लिए पर्पस को सॉल्व कर सके, उनकी शादी के टाइम पे जो इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व कर सके। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी ये वाली स्कीम है। तो इन तीनों को मिला के भी आप ले सकते हैं कि आप तीनों, अगर आप तीनों स्कीम लेना चाहें तो तीनों स्कीम भी आप ले सकते हैं। अपने गोल के हिसाब से आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कीम ले सकते हैं या साथ में भी एक साथ इनको ले सकते हैं। अकाउंट
ये 18 साल की एज अटेंड होने पर किसी लड़की की शादी होती है तो तब भी उस अकाउंट को, उस फंड समरी को ब्रेक किया जा सकता है। लोन फैसिलिटी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई भी इन्वेस्ट स्कीम को लिया है, कोई भी अकाउंट ओपन किया है या इस स्कीम में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस पर अगर मान लीजिए जैसे कि किसान विकास पत्र था, 2.5 साल के बाद से अगर पहले हमें जरूरत पड़ेगी, उससे पहले उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो क्या हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है हमारा, अगर हमें 15 साल 21 साल उससे पहले पैसे की जरूरत हुई तो हम इसको ब्रेक करके पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट हम चाह रहे हैं कि थोड़े से टाइम के लिए कुछ पैसे की जरूरत है और हमें लोन मिल जाए किसी तरीके से, और हमें वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है वो भी हमसे ना छूटे, वो भी हमें अच्छा मिलता रहे, तो उसमें क्या लोन फैसिलिटी है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो तीसरे साल से लेके 6th ईयर तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। 7th ईयर के बाद तो आप इसमें कंटिन्यूस अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, तब शायद इसकी जरूरत ना पड़े, इसलिए तीसरे साल से 6ठे साल तक लोन की फैसिलिटी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में दी हुई है। अब हम देख लेते हैं किसान विकास पत्र में। किसान विकास पत्र में लोन की फैसिलिटी तो नहीं है, बट इसको आप प्लेज करके इस पे लोन ले सकते हैं। इसको प्लेज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप LIC की पॉलिसी होती है उसको असाइन कर देते हैं, उसी तरीके से किसान विकास पत्र होता है। मान लीजिए आपने किसी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से किसान विकास पत्र लिया है, अब आप किसी बैंक के पास जाएंगे कि आपको लोन चाहिए पर आपको सिक्योरिटी में देने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आप अपना किसान विकास पत्र उनको देकर उसको प्लेज करवा के उस पर लोन ले सकते हैं। यानी कि वो बैंक पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या पॉलिसी है, वो कितने परसेंट उसका आपको दे रहा है, 100% दे रहा है, 90% दे रहा है, वो बैंक पे डिपेंड करता है, बट इस पे आप लोन ले सकते हैं। तीसरा है हमारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसमें कि अभी तक की गाइडलाइन है उसमें कोई भी लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे आप लोन नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारी तीनों स्कीम्स है कि आप किस तरीके से इसमें लोन ले सकते हैं, और लोन अगर ज़रूरत है तो ले भी सकते हैं, या फिर आपको स्कीम को ब्रेक करना है उस टाइम पे तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि विड्रॉल की क्या फैसिलिटीज़ है, आप वो भी देख सकते हैं। आपको अकाउंट को ब्रेक करके उसको पूरा विड्रॉल करना है या लोन लेना है, या फिर जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप उसको किस तरीके से आपको उसका बेनिफिट लेना है। अब हम इसका देख लेते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। अगर इन केस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट का क्या होगा, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इन केस अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी या फिर जो भी उसका लीगल हायर होता है उसको उसका पैसा मिल जाता है, और जो बैलेंस है वो उसके इंटरेस्ट के साथ उनको मिल जाता है। ऐसे किसान विकास पत्र है। किसान विकास पत्र में क्या है कि जो डेथ होगी तो उसके के बाद अगर कोई जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो वो पैसा उसको मिल जाएगा, या कोई नॉमिनी है तो ये पैसा उसको मिल जाएगा। अगर वो उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी उस अकाउंट को ओपन करके फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी देख लेते हैं। इसमें क्या, अगर इन केस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी पैसा जो भी पैसा आपका जमा किया हुआ है वो आपको वापस मिल जाता है, और जो पैसे पे आपका इंटरेस्ट है वो सिंपल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट लग रहा उस समय मिल रहा होता है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये था इनका एक डेथ के केस में कि किस तरीके से आपको पैसा उसमें वापस आता है। अब सबसे जो मेन चीज़ है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें किस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसे देख के हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमारे जो गोल हैं वो किस तरीके से अचीव होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्रैल 2020 में जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.1% मिल रहा है। जो भी इसका आपका 5th डे यानी कि 5 तारीख से लेके महीने की लास्ट तारीख के बीच में जो भी मिनिमम बैलेंस होगा उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और जो कि 1 अप्रैल 2020 के बाद से 7.1% चल रहा है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, तीनों ही स्कीम में चेंज होता रहता है, क्योंकि तीनों ही भारत सरकार की स्कीम्स हैं तो उसमें चेंज होता रहता है। किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी पे आपका पैसा डबल होता है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग के आसपास ही है जो अभी चल रहा है, बट इसका अलग से जो चार्ट है वो अभी मैं इस स्लाइड के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तीसरा हमारा सुकन्या समृद्धि स्कीम है, जिसमें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 7.6% 1 अप्रैल 2020 के बाद से गवर्नमेंट दे रही है। ये भी भारत सरकार पर डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
तो तीनों ही स्कीम्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप अपने टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से इनमें से अपनी पसंद की स्कीम को चूज कर सकते हैं, या फिर तीनों स्कीम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों ही स्कीम से हम किसी भी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, जो भी ऑथराइज्ड बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप इन अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। ये रहा आपका किसान विकास पत्र का रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो अभी 2020 के बाद का है, 2.5 ईयर में आपको 1,000 रुपये पे 1154 रुपये मिलेंगे, यानी कि लगभग 11 साढ़े 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5 साल के लिए। उसी तरीके से ऑन मेच्योरिटी, यानी कि 10 साल के बाद जो आपकी 10 साढ़े 10 साल के आसपास इस समय हो रही है, 10.5 साल कुछ महीने में आपकी मेच्योरिटी हो रही है, जो कि चेंज होती रहती है। तो अभी 10 साल समथिंग है और उसमें आपका पैसा डबल हो रहा है। इस चार्ट को आप देख सकते हैं, ईयर वाइज दिया हुआ है, मंथ वाइज दिया हुआ है, कितने टाइम में आपको कितना पैसा मिल जाएगा। तो ये था एक हमारा एक कंपैरिजन तीनों स्कीम्स को लेके कि कौन सी स्कीम कौन सी स्कीम आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको अपने छोटी छोटी सेविंग्स को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से आप उसको बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इसी तरीके की वीडियो आप चाहते हैं कि और किसी स्कीम्स को भी कंपेयर करें हम, जैसे कि अटल पेंशन योजना है, NPS है, और भी जो भारत सरकार की स्कीम्स है, हमारी छोटी छोटी स्कीम्स है, या फिर अदर कोई भी स्कीम्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं उनको भी कंपेयर करने के लिए इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ और फ्यूचर में आपके लिए बनाते रहेंगे। सो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।